तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास टेंथ की साइंस का, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स मैंने बहुत जगह पे एनालाइज किया एंड द बेस्ट वे टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज़ योर एनसीईआरटी। तो आज हम इस एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, हमें समझना पड़ेगा, तभी हम चीज़ों को एंजॉय करके सीख सकते हैं। और हमारे एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के पहले पेज पर ही लिखा है कि द फैक्ट्स आर नॉट साइंस। जो ये फैक्ट्स होते हैं ये साइंस नहीं होते, जैसे ही जो एक डिक्शनरी होती है वो लिटरेचर नहीं होती। तो इसी थॉट के साथ हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स। किताब खोल लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ। शुरू करते हैं पहले पेज से। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट sour and bitter taste of food are due to acids and bases। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में क्लास 7th में 8th में ये बात पढ़ रखी है कि अगर कोई चीज़ खट्टी है तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, और अगर कोई चीज़ कड़वी है तो उसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इफ समवन इन योर फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी, अगर आपके परिवार में किसी को एसिडिटी हुई है आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट रेमेडली? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। आप इन सभी में से उन्हें कौन सा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे पीने के लिए अगर उन्हें एसिडिटी हुई है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी सोचेंगे। विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स और बेसिस न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट्स। मतलब यहाँ पे हमारे पर्सन को, हमारे फैमिली मेंबर को क्या हुआ है? एसिडिटी हुआ है, तो हमें उसे क्या देना पड़ेगा? बेस देना पड़ेगा, जिससे एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और वो न्यूलिफाई हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वो न्यूट्रल हो जाएगा और उसको जो उनकी एसिडिटी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो यहाँ पर लेमन जूस जो है वो तो खट्टा होता है, मतलब ये एसिडिक है। विनेगर जो होता है ये भी एसिडिक है। हमारे पास बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन है, तो हम बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन दे देंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर और बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। क्या आपको ये भी याद है कि हम कैसे सॉर और बिटर सब्सटेंसेस को चेक करते थे कि वो एक्चुअली में सोर है या बिटर है बिना उन्हें टेस्ट करे? वहाँ पर हम लेते थे इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर्स और टर्मरिक सॉल्यूशंस। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में? खट्टे होते हैं। एंड चेंज देयर कलर ऑफ ब्लू टू रेड। चेंज देयर कलर फॉर ब्लू टू रेड, मतलब ब्लू लिटमस से किस में हो जाएंगे? रेड में। ध्यान रखना, मैं एक ही पॉइंट लिखूंगा कि अगर एसिड है तो वो हमेशा रेड लिटमस में चेंज होगा, रेड लिटमस में चेंज होगा। अगर बेस है, बी फॉर बेस, और वो ब्लू लिटमस में चेंज होगा। ध्यान रखना इस बात को। वेर एज बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, जो बेसेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू, और वो क्या करते हैं? अपना जो कलर है वो रेड लिटमस से किस में कर देते हैं? ब्लू लिटमस में। मैंने आपको बताया था। लिटमस क्या होता है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज अनदर सच अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस और टर्मरिक जो हैं ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लॉथ? क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि अगर कोई दाग लगा हो करी का आपकी वाइट क्लॉथ के ऊपर, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जब हम कपड़े वगैरह धुलते हैं, अगर उस पर कोई हल्दी का दाग लगा है या फिर करी का दाग लगा है, तो जब हम उसको धुलते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। मीन्स इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं नेचुरल के अलावा, जैसे मेथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन, जो कि यूज होते हैं टू टेस्ट एसिड्स और बेसिस। तो मतलब इस पहले पेज में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, मतलब हम एसिड को और बेस को बिना टेस्ट किए टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। जैसे हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम टर्मरिक का यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स जैसे मेथाइल ऑरेंज, फेनोप्थलीन का यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आगे कह रहा है कि इन दिस चैप्टर विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर के अंदर हम एसिड्स और बेसिस की रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इफेक्ट्स एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट वी यूज्ड
एंड सी इन आर डेली लाइफ, मतलब और इसके अलावा हम डेली लाइफ से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी में एक डू यू नो दिया हुआ है, तो हम इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई। जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो क्या है, एक पर्पल डाई है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लाइकन। जो लिटमस है वो किससे एक्सट्रैक्ट हुआ है, एक लाइकन से, अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। मतलब ये थैलोफाइट्स नाम के एक डिवीजन से मतलब डिवीजन के प्लांट से ये लाइकन मिलता है, एंड इट इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर, और कॉमनली इसे हम एज इंडिकेटर यूज करते हैं। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, जब वो लिटमस सोल्यूशन ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, तो वो होता है पर्पल कलर का। देर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flowers such as hydrangea, penitula, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid base indicators and sometimes simply indicators. तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बताया कि जो लिटमस है वो एक पर्पल डाई होती है जो कि एक्सट्रैक्ट होती है लाइकन से, जो कि एक प्लांट के डिवीजन थैलोफाइटा से बिलोंग करता है। जब एसिड ना बेस होता है ना एसिडिक होता, जब जो लिटमस पेपर है ना ही एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, तब उसका कलर पर्पल होता है। और भी हमारे पास बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर जैसे हाइड्रोजीनिया, पेनिटुला और ग्रेनियम, जो कि हमें ये दिखाते हैं कि जो सब्सटेंस हमने लिया है, जो सोल्यूशन हमने लिया है, वो एसिडिक है या बेसिक है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, या फिर हम नॉर्मली बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम यहाँ पर अब एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज को एसिड्स और बेसिस की समझने वाले हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.1, जिसे हम करके समझेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो हम अभी यहाँ पर लेबोरेटरी में नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में चीजें चल क्या रही हैं। तो एक्टिविटी को पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। मान लो हम चले गए और हमने कलेक्ट किया। क्या हमें कलेक्ट करना है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। पुट अ ड्रॉप of the above solutions on a watch glass one by one to test which drop of the indicator shown. मैं सच बताऊं आपको, जहां पे एसिड आ रहा है वो सीधा एसिडिक होगा, और जहां पे हाइड्रोक्साइड आ रहा है वो बेसिक होगा। और यहाँ पे हम इंडिकेटर्स के हेल्प से भी ये चीजें चेक कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें एक नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ, क्या कि ऐसे सब्सटेंस जहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड है, क्या हाइड्रो ऑक्साइड, तो उनका नेचर सीधा सीधा क्या होगा? बेसिक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि दीज इंडिकेटर्स, लिखा है यहाँ पे कि दीज इंडिकेटर्स टेल अस अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये जो इंडिकेटर हैं ये हमें बताते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताते हैं? बाय चेंज इन कलर, अपना कलर चेंज करके ये हमें बता देते हैं कि सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनकी स्मेल भी चेंज होती है जब वो एसिड और बेस के पास आते हैं। तो दे आर कॉल्ड द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे वेनिला, ओनियन, क्लोव, ये क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द एसिड और बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू एन बेस रिएक्ट विद मेटल, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। ठीक है, ये हेडिंग हमने पढ़ ली। यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम, फॉर्म द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। Thus the reaction of metal with acid is summarized as, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है, मैं बार बोल रहा हूं कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तब वो सॉल्ट
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे दिखाई ही नहीं देगा, एक सेकेंड में इसको हटाता हूँ। हाँ, तो यहाँ इसको मैं येलो से ही हाईलाइट करता हूँ कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है, जब एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होती है तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर एक रिएक्शन भी है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हाइड्रोजन गैस है, क्या है, यहाँ पर हमने एसिड ले रखा है, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4 प्लस यहाँ पर क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जिंक ले लिया, ये हो गया एसिड, ये हो गया मेटल, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या बनेगा? ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस जो कि ऊपर उड़ जाएगी। तो देखो क्या बना, ये रहा एसिड, ये रहा मेटल। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ हुई, क्या बना? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट्स का, फिर बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की। तो मेटल कार्बोनेट्स जैसे Na2CO3, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएं तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और गैस बनेगी CO2 गैस। क्या? अगर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराए, मेरी बातों को सुनना, अगर मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराए तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराए तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट्स सेम हैं, बस यहाँ पे मेटल कार्बोनेट आ गया है और यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ऑन पासिंग द एक्सेस CO2 ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर हम इसी रिएक्शन में एक्सेस CO2 पास कर दें तो क्या बन जाएगा? CaHCO3 मतलब कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोबारा से वही रिएक्शन बन जाएगी। लाइमस्टोन, chalk and the marble are different form of calcium carbonate. All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acid to give a corresponding salt and कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि मैंने भी बताया। और ये उसकी समराइज्ड केमिकल रिएक्शन है, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो वो सॉल्ट, CO2 और वाटर प्रोड्यूस करता है। मैं इसे एक बार नीचे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ी थी। क्या कि जब मेटल की रिएक्शन मतलब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किससे होगी? एसिड से होगी। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। एक और हमने पढ़ा था कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होगी तो वो क्या करेगा? एक तो जनरेट करेगा क्या? सॉल्ट, और दूसरा चीज़ क्या जनरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस। अभी तक हमने ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ ली हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक रिएक्शन लिख रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी, सीधा सा प्रोडक्ट बना सॉल्ट और वाटर। और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इस रिएक्शन से बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। और जो ये NaCl है ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं, टाटा नमक टाइप्स। तो इन जनरल अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट और वाटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है? बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो उसने क्या दिया? सॉल्ट दिया और वाटर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। क्या? रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। तो देखो यहाँ पे सीधी सीधी रिएक्शन बनी हुई है, क्या कि जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ होगी फिर भी वो क्या देगा? सॉल्ट देगा और वाटर देगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम बेस से कराएं तो क्या होगा। यू सॉ द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड in activity 2.5. So calcium hydroxide, which is a base, reacts with CO2 to produce salt and water. Since this is similar to the reaction between base and acids, so we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, एसिडिक होते हैं, और जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं या एसिडिक, एसिडिक होते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर किसी नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ हुई तो वो सॉल्ट वाटर जनरेट करेगा, किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ हुई तो वो सॉल्ट वाटर जनरेट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। तो इतनी सारी बातें पढ़ ली हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में, इनमें कॉमन क्या है। वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने ये देखा कि जितने भी एसिड्स हैं उनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस। हमने ये देखा कि जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट कर रहे हैं, कब, ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन इन ऑल एसिड्स। तो हाइड्रोजन जो है वो कॉमन है सभी एसिड्स में, हमने ऐसा देखा है। ठीक, तो जो ये हाइड्रोजन गैस है ये सभी एसिड्स में कॉमन है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है वो हम पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि टू सॉल्यूशंस ऑफ, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हमने इतने सॉल्यूशंस लिए, ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और H2SO4। फिक्स टू नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड द प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। हमने कॉर्क के अंदर दो नेल्स को फिक्स किया और उसे 100 ml के बीकर में रख दिया। ठीक है, इसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है हमने और यहाँ पर कॉर्क को फिक्स कर दिया। कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर। यहाँ पे हमें ऐसा एक सर्किट बनाना है एंड रिपीट इट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो आगे देखते हैं। यहाँ पर भी हमने सेम सेटअप लिया है और उसको भी ऐसे ही कर दिया है। तो यहाँ पे देखो हमने ऑब्जर्व क्या किया कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। जब हमने एसिड डाला तो जो बल्ब था वो ग्लो करने लगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमने ये भी देखा लेकिन कि ग्लूकोज और अल्कोहल के जो सॉल्यूशंस थे वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रहे थे। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। जब ये बल्ब ग्लो कर रहा है इससे हमें ये पता चलता है कि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या आयंस का फ्लो हो रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर आयंस है तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर रही है। तो एसिड कंटेन हाइड्रोजन पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन बोलते हैं एंड एनायन एज Cl नेगेटिव इन द HCl, NO3 negative in HNO3 and SO4 negative in H2SO4, CH3COO negative in CH3COOH. Since the cation is present in the acids is H positive, this suggests that acid produce हाइड्रोजन आयन जिसे H पॉजिटिव आयन बोलते हैं इन द सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, यही एक्टिविटी हमने किसके साथ रिपीट की, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड को बेस के अंदर मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हमने HCl में वाटर मिलाया तो क्या बना, H2O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecules. Thus, hydrogen ions must always shown as H positive aqueous or hydronium ion. मतलब हाइड्रोजन के जो आयन होते हैं वो कभी अकेले नहीं होते, या तो उनको H पॉजिटिव एक्वस या फिर H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में उन्हें शो किया जाता है। We have seen that acids gives H3O positive or H positive aqueous in water. Let us see what happens when base are dissolved in water. तो जब हमने बेस को डिसॉल्व किया
तो वहां पर क्या बना, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पर भी उन्होंने आयंस को जनरेट किया। यहाँ पर भी देखो, जब हमने दूसरे बेस KOH को डाला तो यहाँ पे K पॉजिटिव OH नेगेटिव बना, MgOH का होल ट्वाइस डाला तो Mg2 पॉजिटिव 2 OH नेगेटिव बना। bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. ऐसे बेसेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्कलीज। अब यहाँ पे देखो फिर से एक फैक्ट आया है कि ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जितने भी सारे बेसेस होते हैं वो सभी वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। दे आर सोपी ऑन टच। ये कैसे होते हैं छूने पर? सोपी होते हैं एंड कोरोसिव होते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। विच ऑफ दीज इन द टेबल 2.1 आर अल्कली। तो यहाँ पर हमने अब देखो यहाँ पे लिखा है कि एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये जो दोनों आयंस हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। और यहाँ पे देखो HXMOH मतलब मेटल ऑक्साइड, क्या बन गया? MX मतलब सॉल्ट, और ये बन गया हमारा वाटर। ठीक है, अब देखो द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो ये प्रोसेस है वाटर मिलाने की इन एसिड और बेस, ये बहुत ज्यादा कैसी होती है? एक्सोथर्मिक। सो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग अ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली इन वाटर विद कांस्टेंट स्टिरिंग। इफ वाटर इज एडेड टू द कंसंट्रेटेड एसिड द हीट इज जनरेट मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज द बर्न्स। मतलब हमें क्या करना है? एसिड के अंदर पानी नहीं मिलाना, पानी के अंदर एसिड मिलाना है। ठीक है, the glass container may also break due to excessive local heating. Look the sulfuric acid on the bottle, sodium hydroxide petals. ठीक है, mix an acid or base with water results in decrease in the concentration of H3O positive या OH negative per unit volume. Such a process is called the dilution of acid or base is called dilution. ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रांग होता है, हम इस बात को कैसे समझ सकते हैं। वी नो हाउ एसिड्स बेसिस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एन एसिड और बेस। अभी तक हमने ये चीज देख ली है कि इंडिकेटर्स की हेल्प से हम एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हमने ये भी देख लिया कि डाइल्यूशन की हेल्प से हम कंसंट्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं सॉल्यूशंस की। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब हम ये देखेंगे कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास हो जिसकी हेल्प से हम तुरंत ही मतलब हर एक एसिड या बेस की प्रॉपर्टीज को, मतलब उसकी वो कितना स्ट्रांग है कितना नहीं है, उस बात को हम बता सकें। द स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। pH scale has developed. The P in the pH stand for potash in German और जीरो वेरी एसिडिक। जहां पर जो जीरो है, ये जो जीरो है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है सॉरी सॉरी जो ये जीरो है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, और जो ये 14 है ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है। pH should be throw of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. Higher the hydronium ion concentration, lower the pH. जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होगी pH उतना ही कम होगा, जितनी ज़्यादा OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा pH होगा। The pH of a neutral substance जैसे पानी, उसका pH क्या होता है? 7 होता है। So values less than 7 pH scale represent acidic solution. As pH value increases 7 to 14, it represents the increase in OH negative ion concentration in the solution. This increase the strength of alkali. Generally paper imitated with the universal indicator is used to measuring the pH. तो ये था हमारा pH का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ रफ आइडिया भी दिया हुआ है, रफ गाइड भी दी हुई है। जैसे गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में होता है उसका pH अप्रॉक्स 1 के आसपास होता है। लेमन जूस का 2.2 होता है। प्योर ब्लड का 7.4 मतलब लिटिल बेसिक होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का 14 मतलब बहुत ज़्यादा ही अल्कली होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। जैसे जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा pH सेंसिटिव होते हैं। आवर बॉडी वर्क्स with the pH range of 7 to 7.8. Living organism can survive only narrow pH range. When pH of rain is less than 5.6 called acidic rain. When acid rain flows into the rivers, it lowers the pH of river water. Thus the survival of aquatic life, such rivers become difficult. What is the pH of soil in your backyard? हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं? Plants require a specific pH range, हमें पता है, for healthy growth.
To find out the pH required for healthy growth of a plant, you can collect the soil from the various places and check the pH in the manner described below in the activity 2.12. Also, you can note down which plant are growing in the region from which you collected the soil. बहुत ही आसान सी बात है. So, pH of our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हमारा जो पेट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes the pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy must be used you at the beginning of this chapter. This antacids neutralize the excess of acid. Milk magnesium hydroxide से milk of magnesia या इनो बोलते हैं. A mild base is often used for this purpose. pH change as the cause of tooth decay. Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5. अगर आपने 5.5 लोअर से ज़्यादा pH का कुछ खाया तो आपकी जो इनेमल है वो कमज़ोर पड़ जाती है. मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोपेलाइट, made up of calcium hydroxypetalite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance of the body. It does not dissolve in water but corrode when the pH of mouth is lower than the 5.5. Bacteria present in the mouth produces acid by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean your mouth after eating food. Using toothpaste, which are generally basic from the cleaning of teeth, can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay. इसके बाद क्या है? सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, केमिकल वॉरफेयर. हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? Bees sting leaves an acid which cause the pain and irritation. Use of a mild base like baking soda on the stung area gives relief. Stinging hair and nettle leaves inject methonic acid causing burning pain. ठीक है, कुछ salts के बारे में पढ़ते हैं. Salts of a strong acid and strong base are neutral with pH value 7. On the other hand, salt of a strong acid and weak base are called the acidic, which pH value is less than 7, and those strong bases and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. ये तो बहुत ही आसान था. ठीक है, केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट्स. देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं. इसमें सिंपल सी एक बात आती है कि केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट क्या है? सोडियम क्लोराइड विच इज़ कॉल्ड NaCl. इसे ही हम बोलते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे घरों में यूज़ होता है एज फूड मटेरियल. ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या है? यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कि अ कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर. ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है. When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine solution, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called chlor-alkali process because it produces the chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. यहाँ पर देखो 2NaCl और 2H2O का मॉलिक्यूल हमने लिया है. यहाँ पे क्या बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस. Chlorine gas is given off at anode and hydrogen gas at cathode. Sodium hydroxide solution is formed near the cathode. The three products produced in this process are all useful as shown in different type of activities. इसके बाद हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में. ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर. You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution chlorine. This chlorine gas is used to form the manufacturing of bleaching powder. Bleaching powder is used by the action of chlorine, dry slag lime. Bleaching powder is represented at CaClO का whole twice. Though the actual composition is quite complex, जो कि है ऐसा कुछ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2Cl2 गैस को पास किया तो क्या बना? CaClO का होल ट्वाइस, CaCl2 और 2H2O. ये कहाँ पे यूज होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन, linen in textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, for bleaching washed cloth in laundries, as an oxidizing agent in many chemical industries to make drinking water free from germs. ठीक है, तो ये तो है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में. पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में. बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो है NH4Cl और NaHCO3 बनता है. और जो NaHCO3 है इसको अगर जब हम हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3, जो कि सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2, और इसे ही हम बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा.
इसके यूज क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनता है विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज tartaric acid, which are when baking soda is heated or mixed in water, the following reaction has taken place. जैसे यहाँ पे बेकिंग सोडा को हमने हीट किया और मिक्स किया तो क्या बना? CO2 और H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो used an ingredient in antacids. Being alkaline, it neutralizes the excess acid in the stomach and provides relief. It is also used in soda acid fire extinguishers. ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा? वॉशिंग सोडा है। यहाँ पर ये वॉशिंग सोडा क्या करता है? जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है? Na2CO3, इसकी रिएक्शन 10H2O से कराई तो क्या बना? Na2CO3.10H2O। और ये यूज होता है वॉशिंग सोडा इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purposes. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक है, इसके बाद भी कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद जो ये हमारा चैप्टर है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद जो ये हमारा चैप्टर है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O is called the plaster of Paris. The substance which doctors use in plaster of supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder and on mixing with water it changes to the gypsum, once again giving a hard solid masses. CaSO4.1H2O plus 1 whole 1 by 2 H2O gives gypsum CaSO4.2H2O. Note that only half of water molecule is shown to be attached as water of crystallization. How can you get half water molecule? It can be written in this form because two formula units of CaSO4 share one molecule of the water. Plaster of Paris is used for making toys, materials of decoration and for making surfaces smooth. ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या? CaSO4.1H2O। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो ये लास्ट टॉपिक था हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये भी खत्म हुआ, और इसी के साथ साथ जो ये हमारा चैप्टर था इसकी एनसीईआरटी रीडिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर आपको इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखें या फिर इस वीडियो में कमेंट करें, जिससे मैं वो भी अपलोड करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।